बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार ने किसान संगठनों से अब तक कुल 11 बार की है बातचीत। सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार। कहा, सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में डालने का किया है काम। अब दक्षिण भारत में भी लहलहाएगा हरियाणा का बाजरा। पिछले 7 वर्षों में फसलों की कई नई किस्में की गई है विकसित। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का मुंबई दौरा। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से की मुलाकात। पोषण माह के दौरान देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। जच्चा और बच्चा का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है लक्ष्य। और बिहार में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्र की टीम आज करेगी पटना का दौरा। राज्य में पिछले कुछ हफ्तों से जारी बाढ़ के कहर ने राज्य में हजारों लोगों को किया है प्रभावित। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने किसान संगठनों से अब तक कुल 11 बार बातचीत की है और किसानों के साथ बातचीत को हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में डालने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैला रहे हैं कि मंडियां बंद रहेंगी। तो सदा ही बातचीत के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम किया है, किसान की मदद की है। और कोविड के टाइम पर भी बैंकों के माध्यम से भी किसान को ज़्यादा सुविधा मिल सके वो भी किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का देश भर में लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और इसके अलावा जो मंडियां हैं वो पहले से ज़्यादा बनाने का काम मोदी सरकार के समय और उसको ई-नैम की सुविधा से जोड़ने का काम हुआ है। तो ये जो दुष्प्रचार करने में कुछ लोग लगे हैं कि मंडियां बंद होगी, बताइए कौन सी मंडी बंद हुई पिछले 2 साल में? जो ये लोग कहते हैं कि खरीद नहीं होगी, खरीद पहले से ज़्यादा हुई। तो ये दुष्प्रचार जो है ये यहीं तक रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। मुझे राजनीतिक दलों से केवल इतना कहना है, और जो लंबे समय तक सत्ता में रहे, अगर वो अपने समय में वो नहीं कर पाए जिसके लिए उनके अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री और केंद्र के वरिष्ठ मंत्री कहते थे, और आज मोदी सरकार ने कर दिया है, तो इस बात की उनको पीड़ा है कि हमने किसानों का भला करने का काम किया। किसानों की आय दुगना करने का काम जो मोदी सरकार करने जा रही है और लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इसके लिए कम से कम किसानों को भ्रमित करने का काम ना करें। और देश भर का किसान प्रसन्न है, खुश है जो निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं। और जिनमें अभी भ्रमित हैं, हम उनसे भी बातचीत पहले भी की, आगे भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मोदी सरकार तो किसान हितैषी है। जिस डिपार्टमेंट का नाम ही कृषि मंत्रालय था, उसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसानों की भलाई का काम भी मोदी सरकार ने शुरू किया और आय को बढ़ाने का काम भी किया। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे राजनीति और दलों से प्रेरित बताया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उनको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस हर प्रकार से सक्षम है, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए जो आवश्यक कदम है उठाए गए हैं। और किसान अन्नदाता है और किसान का पूरा सम्मान है। और जो विरोध के लिए विषय लेकर के आए गए हैं, वह विषय पर संपूर्ण वार्ता पहले भी हो चुकी है और सरकार अभी भी वार्ता के लिए दरवाजे खोल करके बैठी है। इस तरह की चीज़ें करके
प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, और जो लोग इसको कर रहे हैं वह राजनीतिक दलों के इशारे पर कर रहे हैं। अब दक्षिण भारत में भी बाजरे की फसल लहलहाएगी, यानी हरियाणा के बाजरे की खेती अब दक्षिण के राज्यों में होगी। कृषि वैज्ञानिक नई नई तकनीक के जरिए कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा इसी के तहत पिछले 7 वर्षों में फसलों की कई नई किस्में भी विकसित की गई हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बाजरे की उन्नत किस्में अब अन्य प्रदेशों में भी अपना परचम लहराएंगी। विश्वविद्यालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दक्षिण भारत की 3 प्रमुख कंपनियों से समझौता किया है। कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि जब तक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया शोध किसानों तक नहीं पहुंचे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। समझौते के तहत बाजरे की किस्मों HHB 67, संशोधित HHB 299 और HHB 311 का नई किस्में किसानों के बीच में वितरित की जाएंगी। इससे किसानों को उन्नत किस्मों का विश्वसनीय बीज मिल सकेगा और उनकी पैदावार में भी इजाफा होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई के धारावी में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान उनकी समस्याओं, जरूरतों को समझा। पोषण माह के दौरान मोदी सरकार द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जच्चा और बच्चा की बेहतर सेहत सुनिश्चित करने और उन तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी दौरान आज स्मृति ईरानी धारावी आई थी। धारावी में ईरानी ने उन गर्भवती महिलाओं से मुलाकात की जो कार्यक्रम स्थल तक नहीं आ पाई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में मौसम विज्ञान केंद्र में अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का उद्घाटन किया। डॉपलर मौसम रडार जम्मू क्षेत्र में मौसम की घटनाओं की वास्तविक समय की निगरानी और रिपोर्टिंग प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू भी पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की समृद्धि वैज्ञानिक उपलब्धियों की लंबी छलांग का हिस्सा बन गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में स्थापित कई नए वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का उल्लेख किया। कठुआ में उत्तर भारत का पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क, उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष इसरो केंद्र और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। इसके अतिरिक्त भारत के लेवेंडर की अगुवाई में बैंगनी क्रांति और IIIM जम्मू द्वारा लॉन्च किया गया पहला कैनबिस औषधि पौधा, भद्रवाह में पहला राष्ट्रीय उच्च ऊंचाई चिकित्सा संस्थान, कठुआ में पहला मेगा क्विंटल बीज प्रसंस्करण संयंत्र, नवीनतम मौसम पूर्वानुमान उपकरण स्थापित किया गया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अरोमा, सुगंधित खेती, परमाणु ऊर्जा, मौसम विज्ञान में युवाओं के लिए करियर की अपार संभावनाएं हैं, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने कहा। डॉपलर मौसम रडार जम्मू क्षेत्र में मौसम की घटनाओं की वास्तविक समय की निगरानी और रिपोर्टिंग प्रदान करेगा। कृषि और पर्यटन पूर्वानुमान सहित विभिन्न क्षेत्रों में मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने में भी ये सहायक सिद्ध होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित आयुष आपके द्वार के दौरान किसानों को पौधारोपण के लिए औषधि पौधे वितरित किए। इस कार्यक्रम की शुरुआत इम्फाल से की गई। मुख्यमंत्री ने आयुष दवाओं के लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न बीमारियों को ठीक करने और समग्र स्वास्थ्य के लिए पिछले कई वर्षों से आयुष दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के कृषि और बागवानी उत्पादों की राज्य के बाहर भी बहुत मांग है। सरकार लगातार किसानों को उनके उत्पादों को राज्य के बाहर निर्यात करने में बहुत सहयोग कर रही है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान आयुष विभाग की भूमिका की भी सराहना की और घर पर उपचार ले रहे रोगियों को आयुष 64 टैबलेट बांटे गए। और अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति की। बिहार में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र की 6 सदस्यीय टीम आज पटना जा रही है। टीम के सदस्य 2 दिन प्रदेश में रहकर बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करेंगे। टीम का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह करेंगे। टीम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी होंगे जो मौके पर स्थिति का आकलन करके अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण राज्य के कई हिस्सों में सड़क यातायात बाधित है। दरभंगा और समस्तीपुर रेलखंड पर बाढ़ के कारण ट्रेन सेवा बाधित हुई है। वहीं असम में रविवार को बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ तथा अब 1.18 लाख से ज्यादा लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं।
पिछले एक दिन में बाढ़ से किसी की भी मौत नहीं हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बाढ़ की स्थिति पर जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार बारपेटा, चिरांग, दरंग, धेमाजी, गोलपाड़ा, गोलाघाट, मोरीगांव और नगांव जिले में कम से कम 1,18,300 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गोलाघाट जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां लगभग 48,300 लोग बाढ़ की समस्या की चपेट में हैं। 25 लाख की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पानी की गंभीर समस्या थी। गर्मी के समय में यहां पानी के लिए बड़ी किल्लत होती है। ऐसे में अगर इस इलाके में कोई नदी पुनर्जीवित हो जाए तो क्या क्या उसके सुखद परिणाम हो सकते हैं, इसे सिरसा नदी के दोबारा अस्तित्व में आने के बाद देखा जा सकता है। देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की यह खास रिपोर्ट। सिरसा नदी हरियाणा के गोरखपुर खजुरी गांव से शुरू होकर पश्चिम के कई जिलों और फिरोजाबाद के स्थानीय ब्लॉकों से होती हुई इटावा तक जाती है। यह फिरोजाबाद जिले के नारकी, टूंडला, हाथवंत, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मदनपुर ब्लॉक से होकर गुजरती है। लेकिन अब से 1 साल पहले तक इस नदी में पानी नाम मात्र को था और यह अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थी। आज इसमें बहता पानी हजारों मजदूरों और ग्रामीणों की मेहनत के साथ साथ प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के प्रयासों का प्रतिफल है। इन नदी की खुदाई हमने की थी। इस नदी से बहुत लाभ हुआ है। पशु पक्षी पानी पीते, खेती बाड़ी सही तरीका से हो रही हैगी। और क्या नाम है, अयन रख के जहाँ पानी के साधन नहीं है वहाँ अपनी पाइपलाइन से मान लो ऐसा पानी ले जाते हैं खेतियों के लिए। नदी के अपने अस्तित्व में आ जाने से क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। लोगों को हर समय पानी तो मिल ही रहा है, इलाके में वाटर लेवल भी तेजी से ऊपर आ गया है। नदी के आने से सर यहाँ क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। पहले पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, अब नदी में पानी चल रहा है तो लोग खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ रख लिए जगह जगह पे, उनसे सारे पाइपलाइन डाल के सिंचाई करते हैं और वाटर लेवल का भी ऊपर स्तर बढ़ रहा है। फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष असीजा ने शहर में पानी की समस्या को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई थी। उन्होंने पानी की समस्या के निराकरण के लिए सिरसा नदी को अस्तित्व में लाने के खुद ही प्रयास भी शुरू कर दिए थे। 2600 के 26 हमने चेक डैम इसमें साफ कराई। चेक डैम से क्या हुआ कि एक स्पान से लेके बीच के स्पान पर पानी रुके, स्टैग्नेंट रहे, फिर एक वाटर लेवल उसका मेंटेन हो, उसके बाद वो पानी आगे बढ़े। हुआ ये कि जिस समय ये सफाई का दौर चल रहा था और पानी आया तो सबसे बड़ी जो हमको सुखद अनुभूति हुई, अचानक हमने देखा कि धान की रोपाई बहुत बड़ी है। नदी के सूखने के बाद लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया था। जगह जगह सिल्ट और कूड़ा करकट एकत्रित हो जाने के कारण नदी में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। इस सब को दूर करने में प्रशासन की अहम भूमिका रही। डीएम चंद्र विजय बताते हैं कि इस नदी को अस्तित्व में लाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तरह दिन रात लगा रहा। सिरसा नदी की साफ सफाई और उसे समतल करने में प्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा के तहत लगाया गया था। मनरेगा के माध्यम से इन प्रवासियों के साथ साथ और मजदूरों को भी लगाया और सभी लोगों ने मिलके इसमें एक 7 मीटर की डेप्थ हम लोगों ने फाइनल की थी कि नीचे का जो लेवल है वो 7 मीटर हम मिनिमम रखेंगे। और एक बृहत लेवल पे कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें लोगों को रोजगार भी मिला और साथ साथ एक हम लोगों ने एक सोच जो थी कि क्या पता इन नदियों को हम लोग पुनर्जीवित कर सकें, उसकी शुरुआत हुई। फिरोजाबाद के 100 किलोमीटर के इलाके में सिरसा नदी का जीर्णोद्वार पर्यावरणीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। डार्क जोन में आ चुके इस इलाके में आज इस नदी में जलीय जीवन भी अपना वजूद बनाने लगा है। पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी सिरसा नदी में आज जल है और जल से जीवन है। यह मिशन जल शक्ति का ही करिश्मा है कि आज पूरी तरीके से सूख चुकी इस नदी में पानी ही पानी है और इस पानी से जीवन है और जीवन से सृष्टि। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खगोल विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से सिकंदराबाद न्याय पंचायत में स्थित मुकुंदगढ़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय में एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना परफॉर्मेंस ग्रांट से की गई है। लैब की स्थापना से क्षेत्र के विद्यार्थियों को काफी ज्ञानवर्धक और अंतरिक्ष की गतिविधियां और कार्यों की जानकारी मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ पर जिला प्रशासन ने एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना की है ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है।
यहाँ मुकुंदगढ़ी गांव के प्राथमिक स्कूल को जो परफॉर्मेंस ग्रांट सरकार की ओर से मिली, उसका इस्तेमाल इस बेहद खास काम के लिए किया गया है। एस्ट्रोनॉमी लैब के बन जाने से यहाँ चंद्र और सूर्य ग्रहण, सौर मंडल, कंसल्टेशन और ज़ोडिएक साइन, सेलेस्टियल स्फीयर जैसे तमाम सोलर सिस्टम की विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। बल्कि इस लैब के प्रति दिलचस्पी का आलम यह है कि स्कूल के बच्चों के साथ साथ आम लोग भी यहाँ आकर अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। यहाँ खगोल विज्ञान से संबंधित हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और प्रयोग किए जा सकेंगे। नॉर्मली लोग नाले, रोड इस सब में पैसे यूज करते हैं। इस बार जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया और लोगों से भी पूछताछ करके ये डिसाइड किया गया कि रोड नाली तो बनती ही है, वो भी हम लोग बनाएंगे, परंतु कुछ इनोवेटिव होना चाहिए जिससे यहाँ के बच्चे कुछ नया सीखें। हमारे ब्रह्मांड में क्या है, उससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ खगोल विज्ञान से संबंधित सॉफ्टवेयर्स के उपयोग को भी समझाया जाएगा। अब प्रशासन की कोशिश है कि बुलंदशहर के 143 न्याय पंचायतों में भी जल्द ही ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना की जाए। बुलंदशहर के प्रशासन की इस सोच ने निश्चित तौर पर बाकी जिलों और गाँव के लिए भी मिसाल खड़ी कर दी है। एस्ट्रोनॉमी लैब के जरिए गांव देहात के बच्चे अंतरिक्ष की जानकारी तो हासिल कर ही पाएंगे, न जाने इनमें से कितने वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की और इस दौरान फसलों का कैसे रखें ध्यान। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। राजस्थान के किसान इस वक्त बाजरे की बुआई कर सकते हैं। किसान बाजरे के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। यहीं अरंडी के खेत में भी आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई कर सकते हैं।
वहीं कपास के खेत में भी इस वक्त किसान सिंचाई कर लें। साथ ही किसान कपास की बुआई भी करते रहें। अमरूद के खेत में भी किसान आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही किन्नू की रोपाई अभी किसान कर सकते हैं। वहीं अनार के खेत में किसान पर्याप्त नमी बनाए रखें। राजस्थान में मूंग और लोबिया में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञ की सलाह से मूंग और लोबिया में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। साथ ही किसान आम के बागों की देखभाल भी करें। धान के खेत से किसान खरपतवार निकालें। साथ ही धान की रोपाई करते रहें। धान के खेत में आवश्यकता अनुसार निराई भी कर लें। किसान गन्ने के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। यहीं भिंडी के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। किसान अभी लाल मिर्च की रोपाई यहाँ कर सकते हैं। साथ ही टमाटर की रोपाई के लिए भी ये समय उपयुक्त है। इसके साथ ही किसान बैंगन की रोपाई कर लें। वहीं लोबिया की बुआई भी किसान करते रहें। यहाँ आम के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। इसके साथ ही कद्दू की खुदाई करें। इस समय अरहर के खेत से खरपतवार किसान निकाल लें, जबकि गुजरात में ही भिंडी के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। यहाँ किसान केले की रोपाई भी करते रहें। साथ ही पपीते की भी रोपाई कर लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय धान के खेतों में 4 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें, जबकि यहाँ बागों से पानी निकालने की व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान तैयार मक्के की कटाई भी कर लें। अरुणाचल प्रदेश में ही इस समय केले में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं मणिपुर के किसान आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। यहीं इस समय मूंगफली में रोगों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह लें। मिजोरम में इस समय मक्के की कटाई के बाद मूंग, उड़द, सोयाबीन, तिल और मसूर की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय खीरे को कीटों के प्रकोप से बचाएं। त्रिपुरा के किसान भी इस मौसम में मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। नागालैंड के किसान सोयाबीन की फसल को कीटों से बचाएं। वहीं असम और मेघालय के पहाड़ी इलाकों में मूंग और उड़द की बुआई के अलावा फूल गोभी की नर्सरी लगाते रहें। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान को कीटों के प्रकोप से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ शीतकालीन सब्जियों की नर्सरी लगाएं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ कम होने के बाद मनोहर साली, सोलपोना, गोविंद भोग, गीतेश, प्रफुल्ल आदि जैसी साली धान की किस्मों की रोपाई की जा सकती है। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द की बुआई करते रहें। बराक घाटी इलाके में फूल गोभी की अगेती किस्मों की बुआई करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग और उड़द की बुआई के अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और मूली की नर्सरी लगाते रहें। मेघालय के किसान मक्के के पौधों को सीधा रखने के लिए सहारा दें। इसके साथ ही मक्का के खेतों को खरपतवार मुक्त रखने के लिए उनमें निराई करें। इसके साथ ही यहाँ फ्रेंच बीन और लोबिया की बुआई के लिए खेत तैयार करें। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग
ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और इसी के साथ किसान समाचार में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।